चालू नहीं हुआ अभी। नमस्कार साथियों, फिलर पॉम पर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सेशन शुरू करने से पूर्व वीवीपी वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है, कमेंट करेंगे एक बार, ताकि सेशन स्टार्ट कर सके हम। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन आज का। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी कहानी कुल 21 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिनमें से हम कुल 8 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9 नंबर पर जो हमारी कहानी है आज के शेड्यूल में, हम जो हमारी 9 नंबर पर कहानी है उसने कहा था और एक टोकरी भर मिट्टी, दोनों कहानियों का अध्ययन करेंगे। दोनों ही कहानियाँ वेद चर्चित कहानियाँ हैं, ध्यान देंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। बेहद ही रोचक कहानी है, त्यागमय प्रेम की कहानी है, ध्यान देंगे। लेकिन हम जैसा कि कहानी शुरू करने से पूर्व कहानीकार के विषय में चर्चा करते हैं और कहानीकार से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उन पर हम गौर करते हैं। तो आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम एक बार थोड़ा सा सरसरी तौर से देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में गुलेरी जी की बात होती है। गुलेरी जी की बात हम कथाकारों के अंदर करते हैं और कथाकार जब कहानीकार पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों की जहाँ पे जिक्र आता है वहाँ पर हम गुलेरी जी की बात करते हैं। पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों की जब बात आती है तो वहाँ पर राजेंद्र बालाघोष, राधिका रमन प्रसाद सिंह और विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की तिगड़ी के साथ में गुलेरी जी का नाम भी हम बेहद ही सम्मान पूर्वक लेते हैं। ध्यान रहे, पूर्व प्रेमचंद युगीन जो कहानीकार है, जो वहाँ का जो समय है इनका वह प्रारंभ से 1915 तक का समय माना जाता है। ध्यान रहे, जो इसके अंदर जो कहानीकार आते हैं राजेंद्र बालाघोष जी, बंग महिला, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक और राधिका रमन प्रसाद सिंह। इन्हीं के साथ में हम गुलेरी जी का नाम भी श्रद्धा पूर्वक शामिल करते हैं। गुलेरी जी के जन्म की बात आती है तो 1883 के अंदर जन्म हुआ और 1922 में देहांत माना जाता है गुलेरी जी का। ध्यान रहे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो कहानी है उसके लिए समालोचक पत्रिका का सफल संपादन किया। ये भी बेहद अच्छा सवाल बनता है। समालोचक पत्रिका 1903 में प्रकाशित, जयपुर इसका प्रकाशन स्थल था।
जब हम बात करते हैं गुलेरी जी के कहानियों संबंधित, तो गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन थी। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष 1911, बुद्धू का कांटा 1911 से 1915 के बीच में प्रकाशन वर्ष ठहरता है। और उसने कहा था कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उसका प्रकाशन वर्ष जनवरी 1915 ठहरता है। इन 3 कहानियों के अलावा भी ध्यान रहे पाठशाला, हीरे का हीरा, घंटाघर, ये कुछ चर्चित कहानियाँ गुलेरी जी की थी। ध्यान रहे गुलेरी जी ने कहानियों का अलावा 2 बेहतरीन प्रसिद्ध निबंध भी लिखे, कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाव है। इस प्रकार से गुलेरी जी का जो यह कथा साहित्य ठहरता है। और गुलेरी जी के बारे में जब हम जानते हैं तो गुलेरी जी का जो संबंध पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में होता है। पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानीकारों का समय प्रारंभ से 1915 है। इसके अंदर हम राजेंद्र बालाघोष, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक और राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानीकार जैसे कहानीकारों को शामिल करते हैं। समालोचक पत्रिका 1903 का जयपुर से सफल संपादन किया गुलेरी जी ने, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की कहानी है हमारी उसने कहा था कहानी ध्यान रहे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है और त्यागमय प्रेम की कहानी है। किस प्रकार से कर्तव्य प्रायण के अंदर ध्यान रहे जो लैना सिंह हैं, वह किस प्रकार से कर्तव्य प्रायण में अपने जो प्रेम के प्रति किस प्रकार से अपने आप को समर्पित करता है, उसी की कहानी है। ध्यान रहे बेहद अच्छी कहानी है। प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो 1915 प्रकाशन वर्ष की बात हो जाती है तो 1915 ठहरता है। सरस्वती पत्रिका के अंदर उसने कहा था कहानी का हिंदी की फ्लैशबैक शैली के अंदर पूर्व दीप्ति शैली की प्रथम कहानी मानी जाती है। जो पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली यानी बैकअप शैली में जो प्रथम कहानी है वह मानी जाती है, उसने कहा था। ध्यान रहे और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, सैन्य जीवन व युद्ध की विभीषिका का चित्रण किया गया है। ध्यान रहे और यह राजेंद्र यादव और मधुरेश जी के अनुसार में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी मानी जाती है। बेहद ही चर्चित कथन है। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग किरण। आप लोग कॉपी पेन लेकर के अपने साथ में रखिएगा ताकि आप लोग नोट करते चलिएगा। ध्यान रहे ये पॉइंट नोट करेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो उसने कहा था कहानी है वह राजेंद्र यादव और मधुरेश जी के अनुसार में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के अंदर शामिल होती है। ये इसमें अंदर वो पॉइंट शामिल नहीं था, इसलिए सॉरी ये रहा राजेंद्र यादव व मधुरेश जी वाला बिल्कुल। और हिंदी की फ्लैशबैक शैली की प्रथम कहानी भी मानी जाती है। ध्यान रहे हम बात करते हैं पात्र सूची की, तो पात्र सूची के अंदर लैना सिंह जो कि कहीं ना कहीं उसने कहा था कहानी का प्रथम नायक भी ठहरता है। और उसके साथ में हैं हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लेफ्टिनेंट साहब अब्दुल्ला तुर्की, सूबेदारनी बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतरा सिंह, पोलूराम, महासिंह, सिपाही और शाम सिंह जैसे पात्र परिचय ठहरते हैं। ध्यान रहे कहानी संग्रह व कहानीकार से संबंधित प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न हमारा पात्र परिचय से ही ठहरता है। पात्र परिचय को आप लोग बेहद अच्छे से गौर करेंगे। शुरू करते हैं कहानी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी। ध्यान रहे बड़े बड़े शहरों के इक्के गार्ड वालों की जबान के कोड़े को जिनकी पीठ से छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्ब कोट वालों की बोली का हम मरहम लगावे। ध्यान रहे प्रथम पंक्ति होती है वो मोस्ट पंक्तियां होती है। और ध्यान रहे अमृतसर शहर का जिक्र आएगा। कोई भी चर्चित कथन और चर्चित जो शहर का नाम आए तो उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले नाम आया है अमृतसर का। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से दुनते हुए इक्के वाले कभी
घोड़े की नानी से अपना टिकट संबंध स्थिर करते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आंखों के वह होने पर तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों के चितकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गलानी, निराशा और शोक के अवसर पर नाक की सीध चले जाते हैं। ध्यान रहे कि जो फ्लैशबैक शैली की जो कहानी होती है उसकी प्रथम विशेषता ये होती है कि जो कहानी की जो शुरू की पंक्तियां होती है उनके अंदर हम कहानी का उद्देश्य की तरफ नहीं जा पाते हैं और कहानी का हमारे सामने कहीं ना कहीं चित्रण नहीं आ पाता है और थोड़ा सा आगे चल करके आता है, वही इसमें हुआ है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदारी गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुंदर उमड़ाकर बच्चों खालसा जी अटो पाई जा, ठहरना भाई। ध्यान रहे पंजाबी भाषा का पुट है, ध्यान देंगे। अटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी। अटो बाछा कहते हुए सफ़ेद पेटों खच्चरों और बतखों वाले खोमचे और भारे वाले जंगल को राह लेते। ध्यान देंगे, खतन इम्पोर्टेंट करेंगे इस पंक्ति को। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि कभी जीप चलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन बार करती। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबा वालिए। समष्टि और इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है। ध्यान रहे कर्मा वाली ये, ध्यान देंगे भाग्य वाली। हट जा पूता प्यारिये, पूता प्यारिये का मतलब पुत्रों को प्यारी, इम्पोर्टेंट। लंबी उम्र, जीने योग्य। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आने चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच में होकर के एक लड़का और एक लड़की, अब इस प्रकार से कहानी हमारे सामने आती जा रही है। ध्यान देंगे, एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि वह दोनों ही सिख है। ध्यान रहे, और बालों और ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। ध्यान देंगे, लड़का किस लिए आया था, मामा के केस धोने के लिए दही लेने। पूछा हुआ प्रश्न है, कहानी में से किया हुआ प्रश्न है, PYQ का हिस्सा है। ध्यान देंगे, यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार का एक परदेसी से गुजरा था जो शेर भर वाले गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना अड़ता न था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे माजे में यहाँ कहाँ रहती है। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लड़के का घर मगरे में, लड़की का घर माजे में। अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हो गए हैं, इम्पोर्टेंट है। अतर सिंह की बैठक में मामा का घर था, उनका घर गुरु बाजार में था। दोनों का घर का पता भी ध्यान रखेंगे और साथ साथ में मगरे और माजे का भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए नोट्स बना लेंगे। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर के दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर के लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ आगे चल करके दत्त कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है, और उत्तर में वही दत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 घटनाक्रम होंगे, पांचों ही घटनाक्रम का सीक्वेंस से याद रखेंगे। प्रथम क्या किया था, लड़के ने मोरी को ढकेला था। द्वितीय नंबर पर छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई थी, छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई को फेंका था। तीसरे नंबर पर कुत्ते को पत्थर मारा। 4 नंबर पर गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेला। 5 नंबर पर ध्यान देंगे,
सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा करके अंधे की उपाधि पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे पांचों ही घटनाक्रम का जो लड़के के साथ हुआ था, सीक्वेंस के ध्यान में, सीक्वेंस के साथ में भी याद रखेंगे। राम राम, यह कोई भी लड़की है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना का जिक्र, पहले अमृतसर का जिक्र, अब लुधियाना का जिक्र। 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ से पिंडलियों की कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और सौ गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जल जला सुना था, यह दिन भर में 25 जल जले होते हैं। जो कई खंदक से बाहर सापा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है न मालूम। बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लैना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक की बिताई दी है, परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे, पेट पर खा करके सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के मखमल का हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं जेपी, बिना फेरे घोड़ा का बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म मिल जाए। इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंपॉर्टेंट करेंगे पंक्तियों को। 4 दिन तक एक पलक नहीं जेपी, बिना फेरे के घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। पंक्तियाँ किससे हैं? उसने कहा था कहानी से है। फिर 7 जर्मनों का अकेला मार करके लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कही के कलों के घोड़े संगीन देखते ही वह मुंह फाड़ लेते हैं और पैरों पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो बर्लिन पहुंच जाते। ध्यान रहे बर्लिन का जिक्र आया है। क्यों? हजारा सिंह ने मुस्कुरा करके कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायब के चलाई नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की नहीं सोचते। इंपॉर्टेंट किसका कथन है? हजारा सिंह का। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोले। लैना सिंह बोला, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। आदमी उठे, सिगड़ी में कोड़े डाला। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर के खाई का पानी बाहर फेंको। लैना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। इंपॉर्टेंट, वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक। बाल्टी में गंदा पानी भर करके खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ। इंपॉर्टेंट कथन है, आया हुआ प्रश्न है कहानी में से कि मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण किसका कथन है? वजीरा सिंह का। इस पर किलकिला पड़े और उदासी के बादल फट जाए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में दे करके कहा, इंपॉर्टेंट, लैना सिंह का कथन यहाँ से कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलता। दोनों कथन इंपॉर्टेंट करेंगे। वजीरा सिंह का, जो मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, और लैना सिंह का, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसी खाद का पानी पंजाब भर तक में नहीं मिलता। दोनों ही कथन बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। इंपॉर्टेंट है, वजीरा सिंह का कथन है यह भी, और बेहद इंपॉर्टेंट है। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर? यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करते हैं। ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पैरे पर आप पैरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के
तख्तों के पास उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम नमादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्डू के किनारे मरूंगा। लेना सिंह का कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल के खड्डों के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ का होगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ा करके कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिसोरिए ने जोंदिए कर लेना लोंगा, द व्यापार मड़िए कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए। इंपॉर्टेंट गीत है। आए लाना चटाका कद्दुए ने, कद्दू बढ़िया ये मज़ेदार गोरिये ने, हूणा चटाका कद्दुए ने। इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस भी लगवा सकता है गीत का। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले गरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो चार दिन से सोते ही मौज करते रहे हो। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीन टीनों पर अपने दोनों के कंबल बिछा करके और लेना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ करके सो रहा है। लेना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई है और मुंह पर है, और एक बोधा सिंह दुबले शरीर पर। बोधा सिंह ने कहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लेना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसा है। पानी पी करके बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम मेरे तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। ध्यान रहे, सर्दियों के दिनों का चित्रण हो रहा है। पूछा जा सकता है कथन में कि सर्द ऋतु का वर्णन उसने कहा था कहानी में हुआ है। और तुम मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत के मेम ने बुन करके भेज रही है, उनका भला करे यो कह करके लेना और कोट उतार करके झांसी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कह करके नहीं मारते बोधा को। उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और अपनी काकी कोट और जीने का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कताई थी। आधा घंटा इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार अजहरा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म अजहर कह करके सूबेदार ने तन करके फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम का दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। इंपॉर्टेंट, कौन से कोने में? पूरब के कोने के अंदर। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जहाँ मिलते कंधक छीन करके वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, यहाँ रहेंगे जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लेना सिंह ने उसे रोका। लेना सिंह आगे हुआ तो बोधा सिंह के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लेना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे दम आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई नहीं रहना नहीं चाहता था। समझा बुझा करके सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब का लेना की सिगड़ी के पास पहुँच मुँह फेर करके खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल करके सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लेना की उरात बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लेना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी उसके उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले एक दिन में ही काढ़ा उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आए। ध्यान रहे, लेना सिंह पहचान रहा है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। साहिब साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लेना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ध्यान रहे, कितने वर्ष से रेजिमेंट में थे? 5 वर्ष में। पूछा जा सकता है प्रश्न में, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्या ये देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ याद हैं। पार साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। इम्पोर्टेंट है।
जगाधरी जिले का भी चित्र आया है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानशामा अब्दुल्ला रास्ते से एक मंदिर जल चढ़ाने को रह गया था, बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी, पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर नील गाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे ही, इम्पोर्टेंट है 2-2 फुट के सिंह। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया, ध्यान रहे। नकली लप्टन साहब के अनुसार में सिंह कैसे थे 2 फुट 4 इंच के, जबकि नील गाय के तो सिंह होते ही नहीं है। अब लैना सिंह पहचान गया इस जगह पे पूरे तरीके से कि नकली लप्टन साहब ही है। पीता हूँ साहब दी असलाई से कहकर ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से बैठक रहा, कौन वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आई है? जरा तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है। लप्टन साहब की वर्दी पहन करके आई है। ध्यान रहे कि लप्टन साहब नकली लप्टन साहब बन करके आए हैं। क्या लप्टन साहब ये तो मारे गए या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहन करके ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसे मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, बातें की है। सोरा साहब बोलता है कि पर किताबी उर्दू, मुझे पीने की सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, यहाँ खाइए पर दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अब बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। लैना सिंह का खतन है, वेरी इंपॉर्टेंट खतन। लौट कर खाइए। मुँह आने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब न जेब से जेल में बराबर 3 गोले निकाले और तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठा करके लैना सिंह साहब की कोनी पर तान करके मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ दिया सलाई पर गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक खुदा साहब की गर्दन मारा और साहब आंखें मीन गट कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन करके खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट करके सिगड़ी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल करके उन्हें अपनी जेब से हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंस करके बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? मैंने आज मैंने बहुत सीखी। ये सीखा है कि सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधरी ज़िले में नील गाय होती है। इम्पोर्टेंट जगाधरी ज़िले का फिर से जिक्र है। और उनके 2 फुट 4 इंच के सिंग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह है तो कि यह ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए हैं? हमारे लप्टन साहब तो बिन डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लैना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो माजे में। लैना इतने बरस है लप्टन साहब के साथ रहा, उसने चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए हैं। तुर्की मौलवी के मेरे गांव का था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। ध्यान रहे, यहाँ से पंक्ति चिन्हित करेंगे कि तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों के बच्चे होने का ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़े के नीचे मीठा बिछा करके हुक्म पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है। यहाँ तक की पंक्तियाँ मोस्ट करेंगे।
वेद पढ़ पढ़ करके उससे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। ध्यान रहे, पोलूराम पात्र का जिक्र आया है। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल करके कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखो तो। साहब की जेब में पिस्तौल चली और लैना की जांग में गोली लगी। इंपॉर्टेंट, लैना के गोली कहाँ लगी थी? जांग में। इधर लैना की हेनरी मार्टिन दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धमाका सुन करके सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे यह कह करके सुला दिया कि एक अड़का हुआ है, कुत्ता आया है, मार दिया है और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर के तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़ करके गांव के दोनों तरफ पट्टियां कस करके बांध ली। गांव मास में ही था। पट्टियों को कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्ला करके खाई में घुस गए। सिक्कों को बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक तक करके मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन के आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी की फतेह है, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों का फायर जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पार्ट के पीछों में आ गए। इम्पोर्टेंट है, उसने कहा था, कहानी का कथन है। जर्मन 2 चक्की के पार्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह और जवान आगे बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों का संगीन चल रहा था। एक तरफ से लैना सिंह के साथी अपना दावा बोल रहे थे और एक तरफ से सूबेदार हजारा सिंह सैनिकों के साथ में दावा बोल रहे थे। इस प्रकार से दोनों तरफ से जर्मनी के जो सिपाही थे उन पर आक्रमण हो रहा था, पर पीछे वाले ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्का की दीप हो जाई। वाहे गुरु जी की फतेह है, वाहे गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और इस लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। इम्पोर्टेंट है, लड़ाई में सिखों के कितने के प्राण गए थे? 15 के। और 63 जर्मनियों की हालत खराब थी। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह पसली में एक गोली लगी। उसने गांव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा कर लिया और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना को दूसरा गांव भारी गांव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य। ध्यान रहे, बाण भट्ट का जिक्र आया है, दंत वीणोपदेशाचार्य का जिक्र आया है। पंक्तियां मोस्ट करेंगे यहाँ से, जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह सारा हाल सुन और करके उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई में आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे अंदर आ पहुँची। फिर अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ जा पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध करके एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जाग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कह करके टाल दिया कि थोड़ा गाँव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जवर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है? मैं सूबेदार ने जी से सौगंध है कि इस गाड़ी में चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँच करके गाड़ी भेज देना। और जर्मनी मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह पास है ही, अच्छा है। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी बढ़ चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदार ने हो रहा कि चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना। जब घर आओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब उसे अपना कर्तव्य याद आता है।
गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर कहा, तेने और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, कह भी देना। गाड़ी के जाते लेना लेट गया, वजीरा पानी पिला दो और मेरा कमरबंद खोल दो, तर हो रहा हूँ। वजीरा उसके साथ था, लेना के साथ में। मृत्यु के कुछ समय पहले, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आया हुआ प्रश्न है यहाँ से कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन बिल्कुल उन पर हट जाती है। वेरी मोस्ट पंक्ति है, रीढ़ की हड्डी वाला प्रश्न है। लैना सिंह की उम्र अब आई है 12 वर्ष का। लास्ट बार ही एनटीए ने इसी बार जो एग्जाम हुआ था अभी जो सितंबर में, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि लैना सिंह की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। अमृतसर में लैना सिंह जो लड़का था उसकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। लड़के की उम्र 8 वर्ष। ध्यान रखेंगे 12:8 का। बॉय और BL 12:8 इम्पोर्टेंट। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कई उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब दत्त कह करके वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई है, देखते नहीं ये रेशम के फूलों से वाला साल। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। वजीरा पानी पिला दो, 25 वर्ष बीत गए हैं। ध्यान रहे उन बातों को, 25 वर्ष यानी कि 25 + 12, 25 प्लस जब 12 आप करोगे तो 35 और 37, यानी कि आज जो लैना सिंह की जो उम्र है वो 37 वर्ष है शहीद के समय। लैना सिंह का संबंध 77 राइफल्स के जमींदार से है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न मालूम है, ध्यान रहे। तो 8 और 25, 32 वर्ष सूबेदारनी की उम्र निकल के आएगी और लैना की उम्र 37 वर्ष निकल के आएगी। ध्यान रखना इस बात का। मिली थी या नहीं, 7 दिन की छुट्टी लेकर के जमीन के मुकदमे की पैरवी करने पर वह अपने घर गया और रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार दारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गए। जब चलने लगे तब सूबेदार बेटे से निकल के आया, बोला लैना सूबेदार नहीं तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदार नहीं मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो तुम तो कभी सूबेदार के घर से लोग रहे नहीं, दरवाजों पर माथा टेकना, कहा आशीष सुनी। लैना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं। तेरी कुड़माई हो गई है, दत्त कल हो गई है, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला साल। अमृतसर में इम्पोर्टेंट, अमृतसर का फिर से जिक्र आया है। भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसाली का गाँव बह निकला, वजीरा पानी पिला दो उसने कहा था। इम्पोर्टेंट है, 2 बार ये कथन आया है, वजीरा पानी पिला दो, इसका जिक्र इस कथन का। सौपन चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार बहादुरी ने खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे ही एक बार हुआ है, उसके पीछे 4 और वे हैं, पर एक ही भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। आप घोड़े की लातों में चले गए थे, पर मुझे उठा करके दुकाने के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। घोड़े की लातों में चले गए, मुझे उठा करके तख्तों पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दिनों को बचाना मेरी निवाब इच्छा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी
पिला, उसने कहा था। तीसरी बार खतर। लैला का सिर अपनी गोद में लेटा है, वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता हूँ तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहाँ बैठ कर के आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आन है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ उसी महीने में इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। वजीरा ने कुछ समझ करके कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जिया 68वीं सूची मैदान में गांवों से भरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह शहीद हुआ। ध्यान रहे, फ्रांस और बेल्जियम का संघर्ष 68वीं सूची इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे 77 राइफल से संबंध लैला सिंह का था। तीनों कथन आप ध्यान रखेंगे। ये थी हमारी कहानी, उसने कहा था, और बेहद ही सरल भाषा में थी, फ्लैशबैक शैली के अंदर। ध्यान रहे उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी थी। तो ये कहानी हमारी पूरी होती है। अब किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप एक बार कमेंट करेंगे। समझ में आई कि नहीं आई कहानी? कैसी थी कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। किरण, प्रिया कमेंट करेंगे एक बार, कहानी समझ में आई? कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे एक बार कहानी में, किसी भी प्रकार की समस्या, ताकि हम हमारी छोटी सी कहानी हो रही है एक माधवराव सप्रे जी की टोकरी भर मिट्टी संवेदनात्मक कहानी है, उसका आगे पढ़ना अध्ययन करेंगे उसको। कुछ तो समस्या बताइए। उसने कहा था कहानी में से कोई समस्या? उसने कहा था कहानी में एक समस्या है, कोई समस्या नहीं है। चलो हम शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। ध्यान रहे, एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी। ध्यान रहे, जमींदार के शोषण पूर्व कहानी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है, समझ में आ जाएगी। प्रकाशन वर्ष 1901 ठहरता है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी हृदय परिवर्तन की कहानी, मूल संवेदना पूर्वक कहानी है। बिल्कुल किस प्रकार से जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और वह किस प्रकार से अपनी ज़मीन वापस, बुढ़िया को अपनी ज़मीन वापस देता है, वही कहीं ना कहीं कहानी है। गरीब और अमीर व्यवस्था का चित्रण किया गया है, बिल्कुल किया गया है। गरीब विधवा का चित्रण है और एक तरफ अमीर जमींदार का चित्रण है। लाचार कानून व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, बिल्कुल किया गया है। आदर्शवादिता की झलक मिलती है। वर्ग भेद पर आधारित तथा कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। गोपाल राय जी ने भाषा की ठेठ इसे करार दिया है। ध्यान रहे, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे जी की कहानी है। हिंदी की जो मौलिक कहानियां हैं शुरुआत की, उनके अंदर शामिल किया जाता है, बड़े ही सम्मान के साथ में नाम आता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आता उस झोपड़ी में तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत रहा कि अगर अपनी झोपड़ी हटा ले, वह तो कोई जमाने से वहीं बसी थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पंक्तियां चिन्हित करेंगे। शुरुआत की है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बेहतर कहा कि झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से बसी थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। ध्यान रहे, उसका प्रिय पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में उसका आधार थी। ध्यान रहे, 5 वर्ष की कन्या थी जब उसकी मृत्यु हुई थी। तो जब उसे अपने पूर्व स्थिति में याद आ जाता है तो मैं मारे दुख के फूट कर वह रोने लगती थी। और उसे जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना
तब वह मृत प्रिया हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने, इम्पोर्टेंट करना पंकति जरा यहाँ से, कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली में गर्म कर उन्हें अदालत की झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर के रहने लगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपनी आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी भर ली और अपनी हाथों से उठा करके बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके उस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए और जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से कहकर वह स्वयं नौकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा करके टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर वह टोकरी रही थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई और लज्जित होकर के कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, इम्पोर्टेंट कथन है, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोंपड़ी के हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म जन्मांतर पर क्यों आकर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप और उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोंपड़ी वापस दे दी। ये थी हमारी कहानी, छोटी सी, ध्यान रहे, एक टोकरी पर मिट्टी की कहानी। तो हमारी जो हम बात करते हैं कहानी वाली यूनिट नंबर हमारी जो यूनिट नंबर 7 चल रही है, हिंदी कहानी, जिसके अंदर हम ध्यान रहे अब तक 10 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हमारी जो 21 कहानियाँ लगी हुई है उनमें से कुल 11 कहानियाँ और बची हुई है, जिसमें हम प्रथम कहानी जिसका अध्ययन हम कर चुके, कानों में कंगना कहानी का अध्ययन कर लिया है। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी भी हमने पढ़ ली है। ईदगाह कहानी इसके बाद हमने अध्ययन किया था। फिर इसके बाद चीप की दावत कहानी हमने पढ़ी थी और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी हमने पढ़ी थी प्रेमचंद की। फिर राजा निर्बंसिया कहानी का हमने अध्ययन किया था। इसके बाद में हमने लालपान की बेगम और तीसरी कश्म मारे हुए गुलफाम कहानी का हमने जिक्र किया था। और आज की जो हमारी कहानी है वह थी उसने कहा था और एक टोकरी भर मिट्टी। इस प्रकार से हम कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 कहानियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। ध्यान रहे हम अब जब हमारी नेक्स्ट कक्षा है उसके अंदर गैंग्रीन और राही कहानी का अध्ययन करेंगे। दोनों ही कहानियाँ बेहद अच्छी कहानियाँ हैं। आप पहले से पढ़ के आइए कहानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत रहे तो वो आप पूछ सकते हैं। आज हमारे पास अतिरिक्त 5 मिनट का समय है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको है कहानी वाली यूनिट में तो बताइए। पीपीटी संबंधित कोई दिक्कत, नोट संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। देखिए, कहानी पढ़ने का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका यही है कि कहानी में से मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 प्रकार के प्रश्न आप लोग ध्यान रखें। 5 प्रकार के प्रश्नों के अलावा 6ठा प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है।
जिसमें हम बात करते थे, पहला हमारा कहानीकार से संबंधित व कहानी संग्रह से संबंधित सवाल को हम ध्यान में रखते हैं। द्वितीय नंबर पर हम पात्र सूची के प्रश्न को ध्यान रखते हैं। तृतीय नंबर पर हम चर्चित स्थान की तरफ जाते हैं। 4 नंबर पर हम चर्चित वक्तव्यों के ऊपर जाते हैं और 5 नंबर पर हम मुख्य पंक्तियों को सीक्वेंस से क्रम लगाने के वाले प्रश्न पर गौर करते हैं। इस प्रकार से इन्हीं 5 प्रश्नों के इर्द गिर्द कहानी में से प्रश्न किए जाते हैं और कहानी वाली यूनिट में से एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। आप लोग इन 5 प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए, इन 5 प्रश्नों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स लेखन करें और नोट्स लेखन का बार बार रिवाइज करें उनको मल्टीपल टाइम, और कहानी पर थोड़ा सा चिंतन करें सरसरी तौर से। बिल्कुल कहानी याद हो जाएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहने वाली है। और कोई समस्या बताइए आप लोगों की, और कोई समस्या है यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानियों में? क्योंकि यह यूनिट हमारा लगभग आधे से ज़्यादा यूनिट हो चुका है, तो अब कोई समस्या आप लोगों को आनी नहीं चाहिए। और फिर भी कोई समस्या है तो बताइए, ताकि उसका समाधान आप लोगों का हो सके। देखिए, बेहद ज़रूरी है समस्या आप लोगों की बताना, और आप सवाल जवाब किया करो। बीच में सवाल जवाब पूछा करो, प्रश्न पूछा करो। बिल्कुल आज 2 कहानियाँ हमने पढ़ी थी, उसने कहा था और एक टोकरी भर मिट्टी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या कहानी में? अच्छे बच्चों की तरह बनिए, सवाल पूछिए, अच्छे बच्चे बनिए। हम तो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की श्रेणी में आते हैं हम। कोई समस्या? कहानी वाली यूनिट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो आज की जो कहानी थी हमारी दोनों, उसने कहा था कहानी और एक टोकरी पर मिट्टी कहानी, जिसमें जो प्रमुख पंक्तियां चिन्हित करवाई गई है उन पंक्तियों के आप लोग नोट्स बना लेना और थोड़ा सा सरसरी तौर से रिवीजन जो चिंतन करके कहानी पर, उसको आप लोग थोड़ा सा मोस्ट कर लीजिएगा और थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा। कहानी बिल्कुल आप लोगों को स्थायी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे आप गेंगरिंग कहानी और राय कहानी का अध्ययन करके आना। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल द गाइस। खूब सारा पढ़िए, ढेर सारा पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच ऑल द गाइस।